हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अपन आज डिस्कस करेंगे जो अपना बीएससी सेमेस्टर थर्ड अपने पास है, उसमें फिजिक्स का एक पेपर चलता है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का। ठीक है, तो ये जो अपना पेपर है ऑप्टिक्स का, इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे अपन डिस्कस करेंगे एक सीरीज वाइज। ओके, जो जो चैप्टर्स हैं अपने पास, सारे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड ये जो अपना सीरीज चलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, इसके अंदर अपन बस टाइम इतना नहीं है अपने पास कि चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सके। ओके, तो यहाँ पर अपन बस ब्रीफली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को टॉपिक्स डीपली डिस्कस करने हो, देन जो आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप है उसके ऊपर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ओके, एंड अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी या इंग्लिश का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जो अपना आई स्टडी का ऐप है उसमें दोनों लैंग्वेज के अलग अलग लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड ओके, एंड ये जो अपना सीरीज चलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, इसमें ये वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते, हर साल रिपीट होते। ठीक है, देन आप इतना करके जो अपना पेपर होता है उसको 80% तक पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बट शर्त ये है कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगी उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जितना मैं करवाती हूँ अगर उतना ही आप करोगे तो आप बेसिकली आप इजीली यहाँ पर 80% तक के पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो अपना आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ओके, ये जो अपना इंटरफेरेंस का टॉपिक है व्यतिकरण का, तो आज का ये पार्ट फर्स्ट है, इसका एक पार्ट और डिस्कस करेंगे अपन। ओके, देखो तो बेसिकली वर्ड अपने पास क्या है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है। इससे पहले अपन ये समझेंगे कि अपने पास सोर्स क्या होता है। देखो सोर्स क्या होता है, एक प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश का स्रोत एक ऐसा सोर्स जो कि लाइट को इमिट करता है, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आज का अपना पहला क्वेश्चन है और वो अपने पास ये है, एक सेकंड, ये अपना आज का पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो छोटे नंबर में आता है। जो भी अपने पास 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्किंग होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये क्वेश्चन हमेशा छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आता है। क्वेश्चन अपने पास क्या है, कला समानता क्या होती है। ओके, एंड कलांतर व फतांतर में एक संबंध बताइए। ओके, क्वेश्चन अपने पास क्या है, कला समानता क्या होती है। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में क्या करना है, एक रिलेशन आपको बताना। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर इसको लिखना कोरेंस, यहाँ पे एक वर्ड लिखना कोरेंस। देखिए देन अब देखो, अब जो अपना एक फेज होता है, एक अपने पास कला होती है। देखो सबसे पहले एक थ्योरी आई थी कि जो अपना लाइट है वो एक रे की फॉर्म में ट्रेवल करता है, किरण की फॉर्म में। इसके द्वारा अपन ने समझा था जो अपना परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन, जो अपने रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, सारी चीज़ें अपन ने समझी थी। तो जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, ये सारी चीज़ें समझी जाती है जब अपन ये कंसिडर करें कि जो अपनी लाइट है एक किरण के रूप में गति करती है, एक अपने पास रे के रूप में गति करती है। बट जब कुछ चीज़ें अलग हुई अपने आसपास या फिर इन्वायरमेंट के अंदर, एक तो अपने पास व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, एक अपने पास था डाइफ्रैक्शन, विवर्तन। तो कुछ घटनाएं ऐसी थी अपने आसपास जिनको इसके द्वारा नहीं समझ सकते, जिनको अपन इसके द्वारा नहीं समझ सकते। ठीक है, इसके लिए फिर ये थ्योरी आई कि जो लाइट होती है वो एक वेव की तरह गति करती है और वेव जो है वो एक वेव फ्रंट की तरह गति करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो लाइट अपने पास है वो एक वेव की तरह गति करती है और जो वेव है वो एक
वेव फ्रंट की फॉर्म में गति करता है। अब वेव फ्रंट क्या होते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो, इस थ्योरी के द्वारा जो अपना डायफ्रेक्शन है, विवर्तन, और जो अपना इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण, उनको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा रिफ्लेक्शन भी समझ सकते हैं और रिफ्रैक्शन भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात इतनी सी है, लाइट को रे के रूप में बोला गया, उसके बाद लाइट बनी है वेव की तरह। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी ये आई थी कि लाइट एक वेव की तरह गति करती है, और वेव गति करता है एक वेव फ्रंट तरंगाग्र की तरह। अब तरंगाग्र क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है देखिए, एक अपने पास फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक सोर्स है, एक सोर्स है, तो सिंपल सोर्स से क्या होता है, लाइट इमिट होती है, तो यहां से लाइट इमिट होगी, सोर्स है और सोर्स से लाइट इमिट होगी। अब देखो, ये जो सोर्स है इससे लाइट इमिट हो रही है एक वेव की फॉर्म में। इनके अंदर ये जो सभी लाइट्स हैं समान वेग से गति कर रही हैं। क्या कर रही हैं, समान वेग से गति कर रही हैं। ओके, अगर बात करें किसी टी टाइम की, तो टी टाइम के बाद मानना ये वेव यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आया, एक सेकेंड, मानना ये यहाँ पर आया, इसी तरह एक रे यहाँ पर आई, एक यहाँ पर आई, इस तरह टी टाइम बाद बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और ये बन गया अपना एक वेव फ्रंट तरंगाग्र। ठीक है, इसी तरह से इस तरह एक और बन गया। इसका मतलब जो अपनी वेव है या जो अपनी लाइट है एक वेव फ्रंट की तरह गति करती है। क्या करती है, एक वेव फ्रंट की तरह गति करती है। ठीक है, तो ऐसा पृष्ठ जिसके अंदर अगर अपने पास कोई डिस्टरबेंस हो, डिस्टरबेंस क्या होता है, विक्षोभ। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास पानी होता है, लाइक अपने पास नदी है अपने सामने, तो अगर नदी के अंदर मैं एक पत्थर डालूंगी तो पत्थर की वजह से पहले नदी का पानी पूरा शांत था। ध्यान से सुनना, पहले अपने पास क्या था, नदी का पानी पूरा शांत था। ठीक है, बट जैसे ही मैंने पत्थर उसमें डाला उसके पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। वो जो डिस्टरबेंस होता है, जो विक्षोभ होता है, वो ही क्या करता है, एक वेव फ्रंट के रूप में गति करता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही है, एक डिस्टरबेंस है और डिस्टरबेंस इस तरह गति कर रहा है और अपन ये बोल सकते हैं कि ये एक वेव फ्रंट की फॉर्म में गति करता है। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ है इसको ही बोलते हैं वेव फ्रंट तरंगाग्र। ठीक है, अब देखिए, अगर अपना एक सोर्स है, वो एक पॉइंट सोर्स है, अगर अपना एक सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है गोलीय, स्फेरिकल। ठीक है, तो ये बात याद रखना, पॉइंट सोर्स से हमेशा एक गोलीय तरंगाग्र बनता है। अगर अपना सोर्स बहुत दूर हो, मीन्स अनंत पे हो, ठीक है, इस केस में जो अपना तरंगाग्र बनता है, जो वेव फ्रंट बनता है, वो बनता है प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। ठीक है, एंड अगर अपना सोर्स एक लीनियर सोर्स है, एक रेखीय सोर्स है, तो जो वेव फ्रंट आता है वो आता है बेलनाकार तरंगाग्र, अपने पास सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, देखो आगे एक डायग्राम देखते हैं इसका, एक सेकेंड। ये देखिए, ये लाइक अपने पास वाटर था, पानी था, इसके अंदर अपन ने एक पत्थर फेंका तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, और वो जो डिस्टरबेंस है फॉर एग्जांपल इस तरह से है, और ये समान दिशा में समान वेग से, सॉरी समान दिशा नहीं होगी, समान वेग होगा, और फेज कैसा होगा, कला कैसी होगी,
सेम होगी। तो आफ्टर टाइम टी की बात करें तो माना सभी यहाँ पर आई, इन सबको मिला देंगे तो एक वेव फ्रंट क्रिएट होगा। और ये देखो, ये डिस्टरबेंस एक वेव फ्रंट की फॉर्म में गति करेगा। पहले यहाँ पर वेव फ्रंट, फिर यहाँ पर इस तरह गति करता है। तो ये क्या होता है, इस पृष्ठ को बोलते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, देखो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, ये बस मैं समझा रही थी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है अगर अपना सोर्स बहुत दूर है। ठीक है, एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनता है जब अपना सोर्स क्या हो, एक पॉइंट सोर्स हो। और बेलनाकार वेव फ्रंट तब बनता है जब अपना सोर्स एक लीनियर सोर्स हो। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि कला संबंधता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंस या कोहेरेंट। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन बताइए। देखो ध्यान से, एक अपने पास लाइट का सोर्स है जो कि लाइट इमिट करता है। तो लाइट का सोर्स फेज के आधार पर, कला के आधार पर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है कला संबंधता, कला संबंध स्रोत, फेज कोहेरेंट, एक सेकेंड, कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है, कला असंबंधता, मीन्स इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपने पास इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, अब देखिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होता है, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे जो लाइट इमिट होती है, उत्सर्जित होती है, इनके मध्य फेज का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो या 0 हो। मीन्स वो फेज का डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऐसा सोर्स जिसके द्वारा जो लाइट इमिट होती है उनके बीच में फेज का डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट ना हो, टाइम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसे सोर्स को बोलते हैं अपन कोहेरेंट सोर्स। ओके, और ये जो इवेंट हुई है इसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंस बोलते हैं, कला संबंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कला संबंधता बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिख कर आनी। ठीक है, अब फॉर नॉलेज, इसका दूसरा टाइप कौन सा है, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब है ऐसा लाइट सोर्स जिससे जो लाइट इमिट होती है उनके बीच में उनके बीच में फेज का डिफरेंस क्या हो, टाइम के ऊपर डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, अब देखिए आगे। बेसिकली जो अपना बल्ब होता है, जो अपने बल्ब हैं रूम के अंदर होते हैं, ये क्या होती हैं, अगर 2 अलग अलग अपने पास सोर्स हैं तो उनसे लाइट जो इमिट होती है वो कैसी होती है, वो इनकोहेरेंस होती है। क्या होती है, इनकोहेरेंस होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपना पॉइंट है, कलांतर व पथांतर में संबंध बताइए। देखो, फेज का डिफरेंस, इनमें रिलेशन क्या होता है, फेज डिफरेंस, कलांतर इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना इसको। लिखो इसको दर्शाते हैं फाई से, डेल फाई से, इसको दर्शाते हैं डेल अक्स से। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन पूरा होता है। तो ये क्वेश्चन आए तो आपको बस क्या करना है, सिंपल
एक तो इसकी परिभाषा लिखनी है, एक ये रिलेशन लिखना है। ठीक है, लिखिए इसको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रता, जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो आपको गिवन है I1 अपॉन I2, 81 अपॉन 1, व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करती है। ठीक है, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करो। आपको बताना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बेसिकली एक अपने पास वर्ड आया इंटरफेरेंस, जो कि अपना चैप्टर पूरा जो है इसका नाम ही क्या है, इंटरफेरेंस है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत अपने पास क्या होता है। ठीक है, देखो जब दो या दो से अधिक तरंगे गति करती है, इनको आपस में सुपर इम्पोज करे, आपस में अध्यारोपित करे, तो एक रिजल्टेंट तरंग अपने को प्राप्त होती है। तो यही अपने पास क्या होता है, ये घटना जो है इसको ही बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। दो या दो से अधिक तरंगे जब गति करती हैं किसी दिशा में, देन जब उनको सुपर इम्पोज करें, देन आफ्टर इनको सुपर इम्पोज करने के बाद एक रिजल्टेंट वेव अपने को प्राप्त होती है, और ये क्या होती है, ये होती है अपनी एक रिजल्टेंट वेव वाई नेट। इस घटना को ही बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की व्यतिकरण की, कि व्यतिकरण क्या होता है। इंटरफेरेंस जो अपना मेन टॉपिक है वो क्या होता है, वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए व्यतिकरण अपने पास क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो तरंगे किसी दिशा में गति कर रही है, किसी एक ही दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही, दोनों तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी है सेम है, इनका वेवलेंथ सेम है। ठीक है, जब ये होती है आपस में सुपर इम्पोज, तो अपने को एक रिजल्टेंट तरंग प्राप्त होती है, रिजल्टेंट वेव एक प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो घटना है उसको ही बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, जब दो या दो से अधिक भी हो सकती है तरंगे आपस में क्या करती हैं, सेम दिशा में गति करे। याद रखना इस बात को, ये दोनों एक ही दिशा में गति करेगी, इनका फ्रिक्वेंसी सेम होगा और इनका वेवलेंथ सेम होगा, और जब ये आपस में सुपर इम्पोज होगी तो अपने को एक अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग प्राप्त होती है। और ये क्या होता है, ये जो इवेंट है, जो फिनोमेना है, जो घटना है, उसको ही बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, ये परिभाषा लिख लो आप अपनी कॉपी में, लिखो पहले इस परिभाषा को।
ठीक है, परिभाषा लिखो ये, जब समान आवर्ती व समान वेवलेंथ की दो तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गति करें, तब इनके अध्यारोपण के बाद एक परिणामी तरंग अपने को प्राप्त होती है, और ये जो घटना है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं अपन अध्यारोपण। ओके, अब जब दो तरंगों का सुपर इम्पोज करते हैं तो किसी पॉइंट पर अपने को मिलती है मैक्सिमम तीव्रता, किसी पॉइंट पर अपने को मिलती है मिनिमम तीव्रता। तो देन आफ्टर अपने को मिलता है तीव्रता का एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक वितरण, और ये जो घटना उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, देन आफ्टर आपको लिखना है जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी दिशा में एक ही माध्यम में गति करेगी, एक ही माध्यम में गति करें, तब जब इनको आपस में अध्यारोपण करें तो एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है। ये घटना क्या कहलाती है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, एंड अगर ये बोले व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, ये वैसे आता नहीं है बट अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि अपना चैप्टर क्या है, इंटरफेरेंस। अपने को यही नहीं पता कि इंटरफेरेंस क्या होता है तो पूरा चैप्टर अपन कितना ही पढ़े कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। पहले ये समझो इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो अपने पास दो तरंगे हैं, दोनों तरंगे जब दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में गति करें, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों का वेवलेंथ सेम अपने पास है, इनका आपस में सुपर इम्पोज करें तो किसी पॉइंट पर मिलती है मैक्सिमम तीव्रता, किसी पॉइंट पर मिलती है मिनिमम इंटेंसिटी। तो बेसिकली इंटेंसिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक वितरण मिलता है। ये जो घटना है इसको ही बोलते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। दो वेव है, इनका एम्पलीट्यूड इसका है A1, इसका A2 है, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2 है। ओके, इनका सुपर इम्पोज करने के बाद अपने को प्राप्त होता है एक रिजल्टेंट वेव जिसका एम्पलीट्यूड A, इंटेंसिटी I है। ठीक है, एंड ये जो दोनों अपने पास वेव हैं इनके बीच का फेज का डिफरेंस माना डेल फाई है। देन एक दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर, ए इसका एम्पलीट्यूड है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इक्वल होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस डेल फाई। ठीक है, लिखिए इसको। इसी तरह इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, I1 प्लस I2 2 रूट I1 रूट I2 कोस डेल फाई। लिखो इसको। डेल फाई अपने पास क्या है, ये फेज का डिफरेंस है दोनों वेव के मध्य। ओके, अब देखिए एक अपने पास जो इंटरफेरेंस है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को सीधा भी करा सकती हूँ फॉर्मूला लिख के, बट अपन ये समझेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। ज़रूरी नहीं आपकी यही क्वेश्चन आए, कुछ और भी आ सकता है। आपको ये भी बोल सकता है कि एम्पलीट्यूड गिवन है, इंटेंसिटी पूछिए, इंटेंसिटी गिवन है, एम्पलीट्यूड पूछिए। तो ये लैंग्वेज जो होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को सीधा कर सकते हैं बट सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ये समझेंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आए कहाँ से। ये फॉर्मूले अपन देखेंगे, उसके बाद जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखना थोड़ा ईजी हो जाता है कंपेयर टू सीधे करने के। ठीक है, अब देखिए। ओके, अब देखो, अब जो इंटरफेरेंस है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब बात करते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, अगर दो वेव के मध्य फेज का डिफरेंस ये अपने पास क्या हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, बेसिकली 2n पाई है। n का मान
वही 0 1 2 3। देन आफ्टर ये होता है अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, अब देखो जब बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की तो ये तो है उसका फेज का डिफरेंस। पाथ का डिफरेंस क्या होता है, अभी आपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन था, उसका यूज करके निकाल सकते हैं फेज का डिफरेंस, सॉरी पाथ का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मान अपने पास आएगा एन लेमडा, देखो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ का डिफरेंस इक्वल है 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, तो पाथ का डिफरेंस आएगा n लेमडा मीन्स लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस तरह से। ठीक है, ये अपने पास क्या है संपोषी व्यतिकरण के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो इस केस में अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि जब दो तरंग ऐसे गति कर रही हैं, इनको सुपर इम्पोज किया इस तरह से, देखो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। ठीक है, देखो आगे, तो जब अपना डेल फाई का मान एक सेकेंड, ओके 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई हो तो इंटेंसिटी मिलती है मैक्सिमम। ओके, और कोस 0 कोस 2 पाई कोस 4 पाई का मान क्या होता है, ये अपने पास 1 होता है। ओके, तो इस केस में ए मैक्सिमम मिलेगा और ए मिलेगा A1 स्क्वायर, एक सेकेंड इसका स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और इसको लिख सकते हैं अपन इस तरह से A1 प्लस A2 का स्क्वायर, A मैक्सिमम का स्क्वायर, और ये क्या आएगा A मैक्सिमम का मान A1 प्लस A2 आएगा। ठीक है, तो A मैक्सिमम, और ये आपको याद रखना होगा। इसी तरह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, I मैक्सिमम इक्वल ये होगा। ठीक है, लिखिए इसको। ऐसे ही अपन करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर दो लाइट वेव के बीच का फेज का डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई हो तो बनती है अपने पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो मिनिमम आती है। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें पाथ का डिफरेंस क्या होगा, ये होगा λ/2 3 λ/2 इस तरह से। इस केस में एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा A1 माइनस A2, इंटेंसिटी भी मिनिमम आएगी, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, लिखिए इन सबको, फिर अपन एक अपना क्वेश्चन करते हैं। ओके, लिखो इसको पहले। ओके, तो अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर। ओके, देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है I1 एंड I2 का एक रेशियो, और आपको बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। ठीक है, देखिए ध्यान से, I मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी डिस्कस किया है, √I1 प्लस √I2 इसका स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, बस जो फॉर्मूले अभी डिस्कस किए हैं बस वो याद रखने हैं। मैंने बस समझाया है ताकि आपको फॉर्मूले इजीली याद रह सके। ठीक है, अब देखिए अपॉन I मिनिमम इस तरह से, अगर इसके अंदर ऊपर नीचे I2 का भाग दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं I1 अपॉन I2, I2 से I2 कैंसिल, सेम यहाँ पर I1 अपॉन I2 -1। I1 अपॉन I2 का रेशियो आपको गिवन है 81/1।
81/1, इसको क्या लिख सकते हैं 9/1। तो 9/1 9, 9 + 1 10, तो 10 का स्क्वायर 100। ओके, एंड ये अपने पास 9 - 1, तो 8 का स्क्वायर 64, ये अपने पास 50, और ये क्या लिख सकते हैं 32, और ये लिख सकते हैं 25/16। तो अपना आंसर क्या होगा 25/16। ओके, ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, यंग, इसको लिखो यंग, यंग है ये, ठीक है। यंग का द्विशिल्ड प्रयोग की सहायता से फ्रिंज विस्थापन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे लिखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो इसको समझते हैं। अब जो यंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डबल स्लिट मीन्स उसने 2 स्लिट ली, ओके एंड 2 स्लिट के द्वारा किस तरह से अपन ये जो इंटरफेरेंस है उसको समझ सकते हैं, वो इसने बताया, ठीक है। देखिए, तो बेसिकली फ्रिंज विस्थापन का अपने को सूत्र बताना है। इसके लिए अपन देखते हैं इसका पूरा एक टॉपिक। एक सेकेंड, ये देखिए, ये अपना टॉपिक है यंग का द्विशिल्ड प्रयोग, इसको YDSE बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एक सोर्स लेते हैं, ये एक अपने पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स जो कि एक सिंगल वेवलेंथ, एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट इमिट करता है, और ये जो लाइट इमिट करेगा ये कोहेरेंट होती है, मीन्स इसकी लाइट्स के बीच में जो फेज का डिफरेंस होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो आगे, अब ये यहाँ से इमिट होती है, ये सोर्स है एक, ये एक पॉइंट सोर्स है जो कि लाइट इमिट करता है, और अपने को पता है लाइट गति करती है एक वेव फ्रंट की फॉर्म में। तो ये यहाँ से वेव फ्रंट बना है, ये वेव फ्रंट है, ठीक है। इसने क्या किया 2 स्लिट ली यहाँ पे S1 एंड S2। इससे क्या होगा, ये लाइट यहाँ से पास हो रही है, ये लाइट यहाँ से क्या हो रही है पास हो रही है एक वेव फ्रंट की फॉर्म में, और ये अपने पास क्या है वेव फ्रंट है, ठीक है। अब देखो ये अपने पास वेव फ्रंट है, इनका हो रहा है यहाँ पर सुपर इम्पोज, ओके। और जब सुपर इम्पोज होता है तो क्या होता है, किसी जगह पर बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और किसी जगह पर बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जहाँ पे बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर मिलता है इंटेंसिटी का मैक्सिमा, ओके, एंड वहाँ पर मिलती है अपने को एक ब्राइट फ्रिंजे। देखो यहाँ पर ये ब्राइट फ्रिंजे हैं इस तरह से, ठीक है। एंड जिस जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है, और ये जो डार्क है ये अपने पास बताता है डार्क ब्राइट फ्रिंजों को। ये क्या बताता है डार्क ब्राइट फ्रिंजों को, ठीक है। देखिए, तो ये रहा एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पर पॉइंट सोर्स है, स्लिट है,
यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है और ये पैटर्न इस स्क्रीन के ऊपर प्राप्त होता है। ओके, आगे देखिए। ये इसकी थ्योरी है, इसको लिखो साथ में। एस एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगार्क के रूप में गमन करता है तथा तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, अब देखो इसको समझते हैं, एक वेव फ्रंट अपने पास होता है, इस तरह गति करता है। ओके, और वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु जो है वो एक नवीन सोर्स की तरह, एक नवीन डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करता है। ओके, अर्थात तरंगाग्र का प्रत्येक द्वितीय तरंगाग्र स्रोत का कार्य करता है, अर्थात तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे लिखो प्रत्येक बिंदु एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बेसिकली बात इतनी सी है, अगर ये वेव फ्रंट है तो इसका प्रत्येक बिंदु एक वेव फ्रंट की तरह, एक दूसरे सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक वेव फ्रंट और बनता है। तो आप ये समझ सकते हो कि वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और वो जो अपने पास तरंगाग्र बनाएगा, जो वेव फ्रंट बनाएगा, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, देखो ऐसे समान दूरी पर आयताकार गत्ता रखते हैं। ये जो अपना स्क्रीन है, ये अपने पास स्क्रीन से पहले ये जो स्लिट है, ये क्या है, एक आयताकार गत्ता है। इसके अंदर दो छेद करते हैं। ओके, जिन्हें स्लिट कहते हैं। इनके मध्य की दूरी, जो स्लिट है दो, इनके मध्य की दूरी बहुत कम होती है। ओके, देखो आगे। एक पॉइंट से जो वेव फ्रंट इमिट होता है वो दोनों स्लिट के ऊपर आपतित होगा। S1 और S2 जो अपना स्रोत, जो अपने पॉइंट है, वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और वहाँ से जो लाइट आती है बाहर, वो क्या होती है, कोहेरेंट होती है। मीन्स बेसिकली इनके मध्य का जो फेज का डिफरेंस होता है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये बिहेव करते हैं दो कला संबंध स्रोत की तरह। ओके, S1 S2 से जो वेव फ्रंट इमिट होता है वो स्पेरिकल होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट सोर्स की तरह होता है। ओके, एंड अध्यारोपण के बाद इनमें क्या होता है, सुपर इम्पोज, और सुपर इम्पोज के बाद एकांतर क्रम में आपको मिलती है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजे। क्या मिलती है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजे मिलती। यदि तरंगों के मध्य का फेज का डिफरेंस 2n पाई हो तब दीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। और अगर तरंगों के मध्य का फेज का डिफरेंस 2n प्लस पाई हो तो क्या मिलता है, अपने को डार्क फ्रिंज मिलती है। ओके, एंड सेंटर के ऊपर क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, n का मान 0 होता है। तो फेज का डिफरेंस 0, तो क्या बना, संपोषी व्यतिकरण बना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। ठीक है, आगे देखिए। यह अपने पास है फ्रिंज चौड़ाई और फ्रिंज विस्थापन क्या होता है वो समझते हैं। सिंपल, एक सोर्स था, इससे लाइट आ रही थी, ये लाइट है, ये अपने पास S1 S2 दो स्लिट की तरह कार्य करती है। यहाँ से लाइट माना कोई पॉइंट P है, इस पे यहाँ पे सुपर इम्पोज होकर पॉइंट P पर आती है। ओके, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई पॉइंट P अपने पास है, तो S1 S2 से लाइट आ रही है, उनका सुपर इम्पोज होके एक रिजल्टेंट लाइट प्राप्त होती है और वो पॉइंट P पर आती है। ठीक है, ये D डिस्टेंस है स्लिट के बीच की, ये कैपिटल D डिस्टेंस है दोनों, ये अपने पास स्लिट, ये अपना पर्दा है, स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D अपने पास है। ठीक है, और ये अपने पास एक स्क्रीन है, ये रही, इसके ऊपर इस तरह की फ्रिंजे अपने को प्राप्त होती है। ओके, अब देखो आगे। ये थ्योरी अपनी जो मैंने अभी समझाई है वही थ्योरी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
दो अपने पास, ये फ्रिंज है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट। ओके, अब देखो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है, दो लगातार, या तो ब्राइट ले सकते हो या फिर डार्क ले सकते हो, दो लगातार ब्राइट या डार्क फ्रिंजों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसको ही क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इनके मध्य की ये क्या हुई है, फ्रिंज चौड़ाई हुई है। ठीक है, देखो आगे वही थ्योरी है जो अभी लिखा है अपने। अब बात करते हैं पाथ का डिफरेंस। तो S2P और S1P इनके मध्य पाथ का डिफरेंस देखेंगे पहले। तो ये जो अपने पास S2P है माइनस करेंगे S1P, S2P निकालेंगे इस ट्राइंगल का यूज करके। S2P हाइपोटेनस है तो यहाँ पर यूज करेंगे बेस का स्क्वायर डी का स्क्वायर। ये डिस्टेंस मानना सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, अक्स अपने पास है, ये डिस्टेंस अक्स है, तो ये हुई x प्लस डी बाई टू। तो इसका स्क्वायर इक्वल S2P का स्क्वायर। ओके, इसी तरह से ये लेंगे ट्राइंगल, इसका स्क्वायर तो x माइनस डी बाई टू ये आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर आएगा। ओके, आगे देखिए एक सेकेंड। देखो, तो ये है पाथ का डिफरेंस, पथांतर। पी ए का मान ये रहा, पी बी का मान ये रहा। तो अपने अभी डिस्कस किया था S1P और S2P का मान, और ये अपने पास S1P है, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ से कैपिटल डी का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अपने पास, इसके दोनों साइड अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या होगी, पावर अपने पास 1/2। ओके, अब देखो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर x का मान इससे बहुत कम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर d डिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा था तो इसका 1/d कम आएगा, तो इसका मान 1 से कम होता है, इस केस में ये 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो आगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सिंपल, कुछ नहीं किया, डी को गुणा कर दिया अंदर और डी से डी देखो एक कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से निकाल सकते हैं S2P के लिए, और देखो सेम प्रोसेस होगी S2P के लिए। S2P के लिए सेम प्रोसेस, वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बेस का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2, इसका मान 1 से बहुत कम होता है तो इस 1/2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आगे देखिए, ठीक है, देखो इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी से डी ये कैंसिल, ये आएगा। अपने को निकालना था पाथ का डिफरेंस S2P माइनस S1P। S2P का मान पता है, S1P का मान पता है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो चीज़ें कैंसिल होएगी उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखो सिंपल,
अब क्या किया गया है, इसको माइनस कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। ये देखो जो कैंसिल है उसको काट दिया और जो बचा उसको लिख लिया, और इसको लिख सकते ऐसे। तो ये आया है अपना पाथ का डिफरेंस। क्या आया है, पाथ का डिफरेंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अपना पॉइंट है ब्राइट फ्रिंज। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो वेव के मध्य तो बनती है ब्राइट फ्रिंज। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ का डिफरेंस एन लेमडा हो, ठीक है। देन यहाँ पर एन लेमडा, एन का मान 0 1 2 3, और ये देखो इसकी जगह लिखा है एन लेमडा। अभी पाथ का डिफरेंस आया था अक्स डी अपॉन कैपिटल डी। अगर बात करें एनवी फ्रिंज का तो अक्स एन, और ये अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आता है एन लेमडा, ठीक है। यहाँ से अक्स एन का मान ये आएगा, क्या आएगा, अक्स एन का मान ये आएगा, ठीक है। आगे देखिए अब ध्यान से देखिए, n+1v दीप्त फ्रिंज के लिए। अब देखो अभी मैंने डिस्कस किया था कि फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो लगातार दीप्त या फिर अदीप्त, मीन्स दो लगातार या तो ब्राइट हो सकती है या डार्क हो सकती है। इन फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई या फिर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। देखो एनवी फ्रिंज का पोजीशन क्या है, अक्स एन, n+1 के लिए n की जगह n+1, इनका निकालेंगे डिफरेंस तो आएगा अपने पास फ्रिंज चौड़ाई। तो देखो ये बीटा है, बीटा से इसको दर्शाते हैं, और ये है फ्रिंज चौड़ाई। इसको कैलकुलेट करके ये अपने पास इसका मान आता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। देखिए और सेम जितनी आई है दीप्त की उतनी ही आएगी अदीप्त की। और देखो ये जो अपना फ्रिंज चौड़ाई है वो एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब फ्रिंज चौड़ाई हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। और जितना ब्राइट के लिए आया है उतना ही क्या आता है, डार्क के लिए आता है, ठीक है। तो इसको दीप्त फ्रिंज चौड़ाई भी बोल सकते हैं और अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, और ये अपनी है अदीप्त फ्रिंज के लिए। जो अक्स एन आता है ये क्या है, फ्रिंज विस्थापन है, ठीक है। और जो बीटा है ये फ्रिंज चौड़ाई है। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए तो आपको बीटा निकालना है। अगर ना पूछे, फ्रिंज विस्थापन पूछे तो सिंपल अक्स एन निकाल देना, ठीक है। देखो अभी अपन ने डिस्कस किया था ब्राइट फ्रिंज का। अब देखो आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो अगर लाइट के मध्य हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ये कब होता है, अगर अपना पाथ का डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 हो तो अपना होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस में आपको मिलती है डार्क फ्रिंज। क्यों, क्योंकि जब उनको सुपर इम्पोज करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आता है वो बहुत कम आता है, मिनिमम आता है, ठीक है। देखिए आगे, ये देखिए, और ये अपने पास इसके इक्वल होगा, और यहाँ से निकाल लेंगे फ्रिंज विस्थापन अक्स एन वी फ्रिंज के लिए और n+1v फ्रिंज के लिए। n+1 के लिए क्या करते हैं, n की जगह पुट करते हैं n+1, ठीक है। देखो एंड देखो बीटा डेस ये निकाल लिया, इसको माइनस कर दिया, सेम कुछ नहीं किया, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है।
और देखो ये मान आ गया, सेम आया है जो अभी किया था अपन ने, ठीक है। तो सेम है, इसका मतलब दीप्त फ्रिंज के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या होती है, इक्वल होती है अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई की, ठीक है। अब एक सेकेंड, इस एक चीज़ और समझते हैं। ये देखो, ये अपने पास है एक दीप्त फ्रिंज और ये यहाँ पर अदीप्त हुई बीच का स्पेस में, और ये दीप्त अदीप्त दीप्त। अब देखिए ध्यान से, दो लगातार दीप्त फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, ये दीप्त इनके बीच का डिस्टेंस, ये अपने पास क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई होती है। ये फ्रिंज चौड़ाई है किसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है अदीप्त फ्रिंज की। इनके बीच में देखो अदीप्त फ्रिंज है, तो ये चौड़ाई है अदीप्त फ्रिंज की। इसी तरह से दो अदीप्त को लेकर चलो, ये अदीप्त है, ये अदीप्त है, तो दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। और ये फ्रिंज चौड़ाई इसकी साइज के, इसकी विड्थ के इक्वल है। और ये कौन सी है, ये है अपनी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना और ये फॉर्मूला याद रखना। लिखिए इसको। और इसी के साथ अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो आगे इसी को करते हैं अपन इंग्लिश में। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है वो आप, थ्योरी पूरी वही है जो अभी डिस्कस की है, बस इसको थोड़ा लिख लेना। ये देखिए, तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है वो इसको लिख लेना। पूरा वही है जो मैंने समझाया है, कुछ अलग नहीं है, तो बस आप इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक है, बाकी पूरा डेरिवेशन वही है जो अभी समझा है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप कर लेना खुद से, पूरा वही डेरिवेशन है जो अभी डिस्कस कर रहे थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
देखो ये अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखो पहले। देखिए क्वेश्चन लिखिए। दो प्रकाश स्रोतों द्वारा स्थायी व्यतिकरण परमानेंट इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी हैं? अगर अपने पास दो लाइट सोर्स है जिनसे लाइट इमिट हो रही है, सिंपल, दो अपने पास क्या है, लाइट सोर्स है, इनसे लाइट इमिट हो रही है, ठीक है। अब ये जो लाइट इमिट है इनसे, इन लाइट के बीच में एक अपने पास परमानेंट इंटरफेरेंस होगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन कौन कौन सी हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। ये अपने पास कंडीशन है, देखो अगर अपने पास दो लाइट सोर्स है, उनसे लाइट आती है और लाइट अपने पास अलग अलग है, इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए या फिर एक परमानेंट इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होगी? पहली अपने पास है कि दोनों तरंगों की आवर्ती मीन्स फ्रिक्वेंसी एंड उनका वेवलेंथ समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अपने पास है जो दोनों सोर्स है वो कला संबंध कोरेंस होने चाहिए। इसका मतलब उनसे जो लाइट इमिट होती है उनके बीच का फेज का डिफरेंस कांस्टेंट हो, टाइम के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोनों के मध्य जो पाथ का डिफरेंस है उसका मान बहुत कम होना चाहिए। तो अगर अपन बात करें परमानेंट इंटरफेरेंस की, तो इस केस के अंदर दो अपने पास दो वेव है, दो तरंग है, इनके बीच का जो पाथ का डिफरेंस है इसका मान बहुत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पाथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो दो वेव इंटरफेरेंस इतना परमानेंटली नहीं कर पाएगी, ठीक है। इंटरफेरेंस कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर दो वेव है इनके बीच पाथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये आपस में सुपर इम्पोज ही नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली पाथ का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, दोनों तरंगों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटेंसिटी अलग अलग हुई, अगर अपना एम्पलीट्यूड अलग अलग हुआ तो इनके बीच का जो अपना सुपर इम्पोज होता है, तो सुपर इम्पोज के बाद इंटेंसिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। बट अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए दोनों एक ही दिशा में गति करनी चाहिए। तो बेसिकली 5 अपने पास नेसेसरी कंडीशन होती है परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए। पहली, दोनों तरंगों का वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एक ही दिशा में गति करनी चाहिए, ठीक है। एंड जो सोर्स है वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो बेसिकली उनसे इमिट होने वाली लाइट जो अपने पास है उनके बीच का फेज का डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए, ओके। और लास्ट अपने पास ये है कि पाथ का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। लिखिए इसको। एक सेकेंड, लिखो इसको। तो क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूरा होता है।
और बेसिकली ये जो टॉपिक है उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, लिखो पहले इसको। तो बेसिकली आपको एक तो याद रखना है फ्रिंज शिफ्ट का, फ्रिंज जो विड्थ अपने पास थी उसका फॉर्मूला लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एक तो ये आपको याद रखना है, लेमडा लाइट की वेवलेंथ, डी स्लिट के बीच की डिस्टेंस और कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, आई थिंक 5 नंबर है। और ये एक बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन छोटा आए तो आपको सिंपल 2-4 डिफरेंस करके आने, बट ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है बड़ा ही आता है। तो इसके अंदर क्या करना, देखो एक तो अपने पास फिल्म होती है। फिल्म क्या होती है वो समझते हैं। अपन ये देखते हैं कि जो अपना सरफेस होता है, जो तल होता है, उस पर क्या होता है, कुछ साबुन की बूंदें होती हैं, या अगर कुछ अपने पास तेल जो ऑयल होता है वो गिर जाता है तो आपने ये देखा होगा कि जो साबुन की बूंदें हैं या जो ऑयल है वो आपको रंगीन दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जब अपन बाथरूम में होते हैं तो साबुन की बूंदें होती हैं, वो आपको कुछ ब्लू ब्लू दिखाई देती है, कुछ रंगीन दिखाई देती है। इसी तरह से आप खुद देख लेना, या फिर नहीं देखा तो आज देख लेना कि अगर आप तेल की बूंद कहीं गिराएं और आप साइड से देखें उसको तो आपको कुछ वो रंगीन दिखाई देती है, कुछ कलर दिखाई देती है। ठीक है, ये होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, क्योंकि लाइट सन से या फिर अपना जो बल्ब है उससे लाइट आती है, लाइट आकर उस जो अपना ऑयल है, ऑयल की सरफेस के ऊपर आपतित होती है, उससे वो जो लाइट उसकी सरफेस पर आपतित होती है, उस लाइट के कुछ पार्ट का होता है अपने पास रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, उस परत से पास होकर वो लाइट ट्रांसमिट होती है। ठीक है, और इनके बीच में होता है इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से वो अपने को कलर दिखाई देता है। ओके, तो वही अपने पास एक पतली फिल्म होता है। तो जो अपना एक ऑयल का परत है या फिर एक साबुन का झाग है, तो वो क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं, उनको आप एक पतली फिल्म की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, देखो आप बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि पतली फिल्मों से परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए और इसका पाथ का डिफरेंस का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ओके, यह बोल सकता है पतली फिल्मों में व्यतिकरण के पारगमित प्रकाश को समझाइए तथा इसका पाथांतर का, इसके पाथ के डिफरेंस का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली पतली फिल्म होती क्या है अभी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं इसमें इंटरफेरेंस किस किस तरह से होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मोटी मोटी इसमें 2-4 चीज़ें हैं चैप्टर में, बाकी अलग से कुछ नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
ये देखिए, जो अपना ये चैप्टर है इंटरफेरेंस में कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक तो जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर की, तो एक तो क्वेश्चन हो सकता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का। यह आ सकता है थिन फिल्म के द्वारा पतली फिल्मों से व्यतिकरण, पतली फिल्म से व्यतिकरण। या आ सकता है न्यूटन्स रिंग या एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये 4 टॉपिक हैं जिनसे बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर वाला, जो भी मतलब अलग अलग मार्किंग होती है सबके लिए। ठीक है, तो बेसिकली 4 बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें से ये अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, यंग का द्विशिल्ड प्रयोग। तो ये 4 टॉपिक तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। और ये अपने पास पतली फिल्म से व्यतिकरण, न्यूटन वलय, ये कल डिस्कस करेंगे न्यूटन वलय। और ये माइकलसन व्यतिकरण मापी, ये भी कल डिस्कस करेंगे। आज अपन बस ये 2 डिस्कस करेंगे, ये तो कर ही लिया, ये अब डिस्कस करेंगे। बाकी जो मैंने टॉपिक कराए हैं ना, उनसे छोटे क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आएगा एक बड़ा क्वेश्चन। और डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 4 टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, अच्छे भी हैं। ठीक है, तो ये चारों में से एक भी मत छोड़ के जाना। ओके, अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की। पतली फिल्मों से व्यतिकरण। अपने पास ये देखो, एक ऑयल की पतली परत है जो कि इस तरह से दिखाई देती है, एक रंगीन, एक कलर्ड वे में अपने को दिखाई देती है। तो माना एक परत ये है, इसको इस तरह से ट्रीट किया गया है। इसके ऊपर एक लाइट आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। इस लाइट के कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ। ये जो लाइट इसके ऊपर आई, इसके कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट हुआ। सेम एक लाइट और हो सकती है, ये देखो लाइट, इसके कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन इस पे हुआ। अब ये जो लाइट इस सरफेस के ऊपर आपतित होती है, तो इसके सेम कुछ पार्ट का वापस, कुछ पार्ट तो उसी मीडियम में आएगा, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में आएगा। ठीक है, तो कोई भी लाइट किसी सरफेस पर आपतित होती है तो या तो वो लाइट का कुछ पार्ट उसी मीडियम में चला जाता है, या फिर वो लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, तो सेम यही होता है, देखो इस तरह से। तो ये जो लाइट है R1 R2, ये है रिफ्लेक्टेड पार्ट और ये है ट्रांसमिटेड पार्ट, यहाँ से पारगमन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना अपने को, इनके मध्य देखना है इंटरफेरेंस और इनके मध्य देखना है इंटरफेरेंस। पाथ का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस को n लेमडा करेंगे और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस को क्या करेंगे अपन n + हाफ लेमडा करेंगे। ठीक है, सेम करेंगे। देखो कुछ नहीं कर रहे, बस लाइट को फॉल कराया और इनका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हुआ, और ये अपने पास है ट्रांसमिशन पार्ट और ये है रिफ्लेक्टेड पार्ट। देखिए आगे, ये थ्योरी है, अभी जो समझाइए ना वही है, कुछ नहीं लगा है, आप खुद करना इसको। ठीक है, कुछ पार्ट परावर्तित होता है, कुछ पार्ट अपना अपवर्तित होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, खुद कर लेना इसको। और जो फिल्म है ना अपनी, वो T थिकनेस की है, उसकी मोटाई T है, स्मॉल t, और उसका अपवर्तनांक म्यू होता है। क्या होता है, उसका अपवर्तनांक म्यू होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो,
ये है परावर्तित किरणों में इंटरफेरेंस, जो परावर्तित किरणें थी उसमें इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे पाथ का डिफरेंस, किसका, R1 और R2 के मध्य पाथ का डिफरेंस कितना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, कहाँ गया, ये रहा। ये देखो, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इनमें देख रहे हैं इंटरफेरेंस। इसके लिए अपन सबसे पहले निकालेंगे इनका पाथ का डिफरेंस। तो ये लाइट देखो यहाँ से यहाँ गई है, और ये लाइट देखो ये, तो इसने ये पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक का, और ये किसी मीडियम के अंदर है। तो देखो BC प्लस CD गुणा म्यू करेंगे मीडियम के लिए, ठीक है, माइनस, ये देखिए ध्यान से, और ये जो अपना लाइट है इसने ये पाथ एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये यहाँ से समांतर है, दोनों समांतर है। इसने ये जो लाइट है इसने ये पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, ओके, और ये है इसने ये किया एक्स्ट्रा ट्रेवल। ठीक है, तो पाथ का डिफरेंस देख रहे हैं, तो इससे इसको माइनस करेंगे, देन ये होगा BN माइनस BN। ये अपना एक वायु है, एयर मीडियम है, तो गुणा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो उसको मैंने सिंपल 1 से गुणा किया। अब क्या करेंगे, BC का मान निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे, और ये अपने पास क्या है, DN है, तो DN का मान, ये DN, एक सेकेंड, हाँ BN है, इस BN का मान निकालेंगे। तो ये 3 मान फाइंड करेंगे। अब BC क्या है, CD के इक्वल है, ओके, तो बेसिकली BC निकालेंगे, CD को वही लिख देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये देखिए BC प्लस CD इंटू म्यू। अब BC इक्वल CD है, तो BC प्लस BC कर दिया, 2BC म्यू माइनस BN। अब अपन यूज करेंगे BCM ट्रायंगल, क्योंकि अपने को निकालना है यहाँ पर BC का मान, और BC इक्वल क्या होता है, CD होता है। देन B अपने पास ये था, C अपने पास ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये अपने पास एंगल था R। ठीक है, ये है फिल्म की थिकनेस T। अपने को निकालना BC का मान, BC के हाइपोटेनस, ये बेस, तो यूज करेंगे कोस R इक्वल बेस MC T अपॉन BC। तो बेसिकली अपने पास BC का मान क्या आएगा, T अपॉन कोस R होगा। देखो क्या होगा, T अपॉन कोस R। सेम ऐसे ही निकालेंगे अपन BN, उसके लिए ट्रायंगल ये अपने पास था, ये अपना, एक सेकेंड, देखो इस तरह से था कुछ, यहां से अपने लंब डाला था, तो ये अपना B पॉइंट, ये अपना N पॉइंट था, और ये अपना D पॉइंट था। ये अपने पास क्या था, I एंगल था, और ये अपने पास I एंगल, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, 90 माइनस I बन जाएगा। देखो ध्यान से, अभी समझते हैं इसको। ये देखिए 90 माइनस I, तो आपको ये पता है, देखो ये अपने पास निकालना है BN का मान, और BM प्लस ये MD है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखिए ध्यान से, BM प्लस MD, इनका मान इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2BM, और ये है कोस 90 माइनस I, कोस 90 माइनस I क्या होता है, साइन I, तो ये आ गया BN का मान। अब अपने को निकालना पड़ेगा BM का मान, अगर ये मान आएगा तो BN का मान अपन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली BN निकालने के लिए निकालना पड़ेगा BM,
इसका मान निकालने के लिए ये ट्राइंगल यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज करेंगे अपन किसका, ये अपने को पता है BC अभी डिस्कस किया है और ये निकालना है, तो यहाँ पर यूज करेंगे अपन साइन R इक्वल BM अपॉन BC का मान था T अपॉन कोस R, तो कोस R ऊपर लेके जाते हैं, तो BM आएगा साइन R T अपॉन कोस R। पूरा मैथमेटिकल काम है, ठीक है। देखिए ये रहा, ये रहा अपने पास क्या था, अभी डिस्कस किया था साइन R इक्वल BM अपॉन BC और BC का मान था T अपॉन कोस R, तो BM क्या आ गया साइन T अपॉन कोस R। साइन अपॉन कोस 10 होता है, तो ये देखो 10 R आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी डिस्कस किया अपने, ये तो डायग्राम है, सारी चीज़ें अपन इसी से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10 हो गया अपने पास, ओके। देखो आगे, तो सारी चीज़ें अपन ने फाइंड आउट की और सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो BN आ गया और BC आ गया, इनका मान यहाँ पे पुट कर दिया। BC अपने पास है T अपॉन कोस R और BN अपने पास क्या है, ये रहा, ठीक है। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। अब यहाँ पर अपन यूज करेंगे स्नेल के लॉ का, स्नेल के नियम का। पहले ये समझते हैं स्नेल का लॉ क्या होता है। अगर अपने पास कोई एक सरफेस है, इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक μ1, इसका μ2 है, एक लाइट इसके ऊपर आपतित होती है और ये अपने पास नॉर्मल है, यहाँ से एंगल I बनाती है और ये क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट और R है रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। देन μ1 इस मीडियम का अपवर्तनांक साइन I इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर जो अपना मीडियम है वो कैसा है, एक एयर मीडियम है, वायु है, और वायु के लिए म्यू का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 करेंगे। और सेकेंड जो अपना फिल्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, तो इसको अपन ने म्यू लिखा। तो बेसिकली यहाँ पर इस साइन I की जगह ये मान पुट कर दिया R वाला, और सिंपल इसका मान पुट किया तो ये बन गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस R। तो अपने पास 2t म्यू अपॉन कोस R कॉमन आएगा, इनटू में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R, ठीक है। एंड इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर R, ए कोस से ए कोस कैंसिल और क्या बचेगा 2 म्यू टी कोस R, और ये अपने पास क्या है पाथ का डिफरेंस है, ये अपने पास क्या है, ये है पाथ का डिफरेंस, ठीक है। लिखो पहले इसको ये अपने पास पाथ का डिफरेंस आ गया। अब देखिए आगे, देखिए तो बेसिकली पाथ का डिफरेंस आया है 2 म्यू टी कोस R, 2 है, म्यू उस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी अपने पास क्या है, टी अपने पास थिकनेस है फिल्म की, कोस R कौन सा एंगल, R अपने पास रिफ्रैक्टिव एंगल है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर अपने पास कोई लाइट है जो कि एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, मीन्स एक रेयर मीडियम से क्या करती है डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर अपने पास थी एयर, वहाँ से जा रही है एक डेंसर मीडियम में सघन माध्यम में,
तो इस केस में क्या करता है, इस केस में एक λ/2 का पाथ का डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, या बोल सकते हैं पाई का एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, देन अपन यहाँ पर -λ/2 कर देंगे साथ में, और ये है इसका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। कौन सा है? इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो उसके लिए इक्वल करेंगे n λ, और अगर बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो क्या होगा, n प्लस माइनस हाफ लेमडा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन करें n माइनस हाफ लेमडा तो n का मान सिंपल 1 2 3 पुट करेंगे। अगर करें n प्लस हाफ लेमडा तो n का मान 0 1 2 3 से पुट करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बस ये याद रखना n का मान कब क्या लेना है। देन माइनस ले लेते हैं ताकि n का मान 1 से शुरू हो। ठीक है, ओके, तो ये कहानी पूरी हुई है रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए। तो अगर जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है उसके लिए ये अपने पास पाथ का डिफरेंस है, और ये पूरी कहानी है। ओके, तो जो अपना रिफ्लेक्टेड पार्ट है, परावर्तित किरणें हैं, उनमें फेज का डिफरेंस है 2 μt cos r माइनस λ/2। ओके, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो देन आफ्टर ये अपने पास पाथ का डिफरेंस होगा, और जब डिस्ट्रक्टिव हो तो ये पाथ का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखो सेम प्रोसेस करेंगे अपन ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए। किसके लिए? ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये अपना है ट्रांसमिटेड पार्ट, ये वाला पार्ट ट्रांसमिटेड है। तो एक तो देखो ये लाइट है जा रही है यहाँ से, एक अपने पास ये लाइट देखो इसके ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर ट्रांसमिट हुई। ठीक है, तो बेसिकली इन एक तो ये लाइट, एक ये लाइट, इनके बीच में देखेंगे पाथ का डिफरेंस। तो पाथ का डिफरेंस क्या होगा? सिंपल, ये देखो इस पे एक लम्ब डालते हैं तो आगे से समांतर है, तो ये जो लाइट है इसने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इसने ये पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो ये है अपने पास सी डी और ये है डी ई। तो सी डी प्लस डी ई इंटू म्यू, क्योंकि ये एक मीडियम है जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माइनस इसका पाथ। तो ये जो लाइट है इसने इसके कंपेयर में बस ये पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, इसने तो ये किया है इतना एक्स्ट्रा, और इसने इसके आगे देखो ये समांतर है तो ये एक्स्ट्रा पाथ है। तो सी ये अपने पास मान सकते हैं, ये क्या है, इसको एक सेकंड यहाँ पे दे दो आप नाम एक्स, तो सी एक्स इंटू 1 इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो बेसिकली ये होगा इसका पाथ डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, सी डी का मान निकालना है। सेम वही प्रोसेस होगी जो अभी डिस्कस की है। सी डी का मान सी डी इक्वल डी ई है, ये डी ई है यहाँ पे, तो सी डी इक्वल डी ई अपने पास है। ठीक है, एंड ये जो अपना है ये सी एक्स है, ये अपने पास है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसका मान निकालना है, और ये यूज करके निकालेंगे इसका मान, ये यूज करके ये करेंगे, ये है टी और ये एंगल होगा आर। तो बेसिकली इसका यूज करके आपको ये सी डी का मान निकालना है, सी डी इक्वल डी ई होगा, और इसका यूज करके जैसे ये किया था सेम वैसे ही इसका यूज करके आपको निकालना है ये लेंथ, ये जो है ना सी अक्स, ये लेंथ आपको निकालनी है इसका यूज करके, ये लेंथ इसका यूज करके। ठीक है, ये आपको निकालना है। ओके, तो सेम वही प्रोसेस होगा जो अपन करते आ रहे हैं।
ठीक है, तो पूरा प्रोसेस सेम होगा। अब पाथ के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो जो पाथ ट्रांसमिट है उसका पाथ का डिफरेंस आएगा 2 म्यू टी कोस आर, सेम आएगा। अब देखो, जब लाइट किसी डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर मीडियम था, इससे रेयर में जा रही थी, ठीक है, तो पाथ का डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, या बोल सकते हैं जीरो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर -0 करेंगे तो यही रहेगा सेम। तो ये है ट्रांसमिट के लिए पाथ का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए आगे, ये देखो, ये अपना रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए परावर्तित भाग में व्यतिकरण, इसके लिए ये है पाथ का डिफरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसका मान होगा n लेमडा, तो ये इस साइड लेकर जाएंगे तो n + ½ लेमडा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसका मान अपने पास क्या होगा, n - ½ लेमडा, तो इधर लेकर जाएंगे + λ/2, तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा, n लेमडा बचेगा, ठीक है। सेम ये अपने पास है ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए। ये जब बात करेंगे संपोषी व्यतिकरण की, तो ये पाथ का डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये होगा। यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, बस अगर माइनस लें तो n का मान आपको शुरू करना है 1 से, अगर प्लस लो तो n का मान 0 से शुरू करना है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए और ट्रांसमिट पार्ट के लिए, ओके। जब बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फिल्म है वो कलर्ड दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए, लिखो इसको पहले, अब इसका अपन ये अपने पास है इंग्लिश मीडियम के लिए। थ्योरी तो बस यही है। ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक यहाँ पर अपना पूरा होता है, ओके। तो आज के क्लास में अपन ने 2 मेन टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो बड़े टॉपिक हैं, एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक थिन फिल्म, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में अपन ने कुछ छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बड़े 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक डिस्कस किया है अपन ने थिन फिल्म, पतली फिल्म के द्वारा व्यतिकरण, ओके। अब 2 बड़े टॉपिक और अपने पास है, एक तो न्यूटन्स रिंग, एक अपने पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वो करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं उनमें से आपको एक भी स्किप मत करना, ठीक है। ये वही क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं एंड ये अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये अपना इस चैप्टर का जो इंटरफेरेंस है इसका पार्ट फर्स्ट था, एक पार्ट और आएगा कल की क्लास में और वो अपने पास क्या होगा, उसके अंदर एक तो डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग, एक पूरा एक्सपेरिमेंट है ये, एक डिस्कस करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अपन एक नए लेक्चर के अंदर, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।